हेलो एंड वेलकम गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के घटनाक्रमों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जाना था प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के घटनाक्रमों के बारे में, उसका आरंभ कैसे होता है और उसका अंत किस प्रकार से होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या करना। तो ये दो देशों की लड़ाई थी, सर्बिया और ऑस्ट्रिया की। क्यों? क्योंकि 28 जून को सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया के सेराजेवो में हो जाती है काला हाथ नामक संस्था द्वारा। तो उससे ऑस्ट्रिया है वो क्रोधित होता है क्योंकि उसने अपना राजकुमार खोया है। ऑस्ट्रिया है वो सर्बिया को अल्टीमेटम देता है 48 घंटों का कि जो फ्रांसिस फर्डिनेंड के हत्यारे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जर्मनी को पत्र लिखता है कि वो उसका सहयोग करे। तो जर्मनी भी इसकी मांग को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि सर्बिया के संबंध में आप जो भी एक्शन लेंगे हम आपके साथ हैं। ये जर्मनी आश्वासन देता है किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को। तो 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया है वो सर्बिया पर आक्रमण कर देता है और बेलग्रेड पर बम वर्षा करता है। जब इसकी जानकारी रूस को मिलती है तो वो भी क्या करता है, रूस है वो भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। जब इस युद्ध में रूस शामिल हो जाता है तो जर्मनी भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है जर्मनी। कब? 1 अगस्त को। और उसके 2 दिन बाद 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर देता है। और जब वो युद्ध करने जाता है तो इसमें बेल्जियम आता है। बेल्जियम है वो उसको मार्ग न देने के प्रश्न को लेकर बेल्जियम की सेना और जर्मनी की सेना, इन दोनों सेनाओं के मध्य तनातनी हुई। तो बेल्जियम है उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व किसके पास था? इंग्लैंड के पास था, क्योंकि 1839 में एक संधि हुई थी, उसके अनुसार बेल्जियम की रक्षा का उत्तरदायित्व इंग्लैंड के पास था। उसी संधि के अनुसार इंग्लैंड है वो इसकी रक्षा करने के लिए 8 अगस्त 1914 को इस युद्ध में शामिल हो जाता है बेल्जियम की रक्षा के लिए। तो 8 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है कौन? इंग्लैंड में। तो इस प्रकार इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। और वहीं जो अमेरिका है वो 1917 में शामिल होता है। तो इस समय तक पूरा विश्व है वो 2 भागों में बढ़ चुका था, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में वहीं सर्बिया था, तो धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया हंगरी, इन दोनों 2 देशों का मामला था। मित्र राष्ट्र में जब सर्बिया पर आक्रमण हुआ तो रूस उसके साथ आ गया, फ्रांस आ गया, और जब बेल्जियम के प्रश्न को लेकर इंग्लैंड भी शामिल हो गया और बेल्जियम शामिल भी था, और जापान भी आ गया, और यूएसए 1917 में 23 अप्रैल 1917 में ये भी शामिल हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील आदि थे वो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। वहीं दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली हैं वो 1915 ईस्वी में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष तक हैं इटली है वो इस युद्ध से अलग रहता है, तटस्थ रहता है, और 1915 में वह इस युद्ध में शामिल हो जाता है। कौन? इटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, इसमें 37 देशों ने भाग लिया था और वहाँ की लगभग 6.5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने भाग लिया था। और ये युद्ध वायु, थल और जल तीनों माध्यमों से लड़ा गया, और इसका कुरुक्षेत्र था यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो इसलिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अगले दिन जब रूस को सूचना मिली कि ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पर बम वर्षा की है तो रूस की सेना भी लामबंद हो गई। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया है वो सर्बिया पर आक्रमण करता है और बेलग्रेड पर बम बरसाता है। तो इसकी जानकारी मिलती है रूस को। जब ये जानकारी मिलती है तो रूस भी इस युद्ध में कूद पड़ता है। जब रूस शामिल होता है तो अब रूस की सेना की लामबंदी के कारण जर्मनी का युद्ध में प्रवेश करना अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया।
1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब? 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 अगस्त को रूस के साथ और 3 अगस्त को फ्रांस के साथ। और इटली है वो 1 वर्ष तक तटस्थ रहा। जर्मनी की सेनाओं को बेल्जियम द्वारा मार्ग न देने के प्रश्न को लेकर जब जर्मनी और बेल्जियम की सेनाओं में तनातनी हुई तो इंग्लैंड ने 8 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और जब बेल्जियम और जर्मनी की सेनाओं के मध्य तनातनी हुई तो बेल्जियम का मित्र था और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व था इंग्लैंड के पास। तो वो इंग्लैंड है वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए 8 अगस्त 1914 को घोषणा करता है उसकी रक्षा के लिए। और इस प्रकार 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड है वो इस युद्ध में शामिल हो जाता है, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। इसके साथ ही यूरोप की सभी बड़ी शक्तियां के बीच युद्ध है का प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय पश्चात यूरोप और एशिया के कुछ अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हो गए। परिणाम स्वरूप यह युद्ध विश्वव्यापी हो गया, पूरे विश्व में फैल गया। अब हम इसके उत्तरदायित्व के बारे में जानेंगे। जब 18 में ये युद्ध समाप्त होता है, समथिंग 1919 के पास, उसके बाद पेरिस में शांति सम्मेलन। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहाँ शांति सम्मेलन होता है और इसके उत्तरदायित्व को खोजने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाती है। जो जीते हुए देश हैं वो एक आयोग की नियुक्ति करते हैं। उस आयोग की रिपोर्ट है वो उन्हीं के पक्ष में आती हैं और उसका दोषी प्रथम विश्व युद्ध का दोषी ठहराते हैं जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों को। लेकिन हम जानते हैं कि ये न्यायोचित नहीं है। केवल अकेले जर्मनी को ही इस युद्ध का उत्तरदायी नहीं ठहरा सकती है। लेकिन फिर क्या करे जर्मनी के हाथ में था नहीं कुछ भी, क्योंकि युद्ध हार चुके थे, अब वो निर्बल थे, इसीलिए उनको शर्तों को माननी ही जरूरी थी। तो जानते हैं, विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात शांति सम्मेलन में जीते हुए देशों ने 1919 ईस्वी में युद्ध के उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों को मुख्य रूप से दोषी ठहराया था, किंतु युद्ध के लिए किसी एक देश या गुट को उत्तरदायी मानना उचित नहीं होगा। कोई भी युद्ध हो, इसके लिए किसी एक देश या किसी एक गुट को उत्तरदायी हम नहीं ठहरा सकते हैं। कहीं न कहीं जो अन्य गुट हैं उसकी भी गलती है, किसी एक देश की गलती नहीं थी। जब सर्बिया को जब अल्टीमेटम दिया था ऑस्ट्रिया ने, तो सर्बिया ने क्यों नहीं उसके दोषियों को सजा दी, फर्डिनेंड के दोषियों को। तो ऑस्ट्रिया तो आक्रमण करेगा ही, क्योंकि उसने अपना राजकुमार खोया है। केवल अकेले जर्मनी को दोष देना उचित नहीं है, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि जर्मनी इसके लिए बहुत जिम्मेदार था, क्योंकि जर्मनी ने एक तो जब ऑस्ट्रिया ने सहायता मांगी तब सहायता दी, और उसके पश्चात लगातार जब 1 अगस्त को उसने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी, 3 अगस्त को उसने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी और 8 अगस्त के साथ इंग्लैंड के साथ। यदि हम उस समय की वाइट बुक, ब्लू बुक, येलो बुक आदि को देखें जिन्हें जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस ने प्रकाशित करवाया था, तो भी ये ठीक पता नहीं चलता कि इस युद्ध की वास्तविकता क्या थी। उस समय की ये बुक है, वाइट बुक, येलो बुक, जो इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस इन्होंने प्रकाशित करवाई थी। अगर हम उनको भी देखें तो भी इस युद्ध की हमें वास्तविकता को पता नहीं चलता है। लेकिन क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने युद्ध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेकर दूसरों पर थोपा था, किसी भी राष्ट्र ने युद्ध का उत्तरदायित्व है वो अपने ऊपर नहीं लिया था। परंतु जब हम युद्ध से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों के पत्र, डायरी और संस्मरणों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध का दोष केवल जर्मनी का ही नहीं था। उस समय के जो डायरी लेखन के जो व्यक्ति थे, उस समय के पत्र लेखन के व्यक्ति थे, उनकी डायरी और संस्मरण थे, उनको हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है
कि इस युद्ध का उत्तरदायित्व केवल जर्मनी को ठहराना उपयुक्त नहीं है। फिर भी दोष को क्रमबद्ध किया जा सकता है। प्रोफेसर फे ने स्पष्ट लिखा है कि केवल जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों को युद्ध के लिए दोषी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने सभी राज्यों को किसी न किसी रूप से दोषी ठहराया है। सर्बिया की सरकार ने हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको रोकने की प्रभाव कोशिश नहीं की और ऑस्ट्रिया को भी इसकी जानकारी नहीं दी। बदले की भावना से प्रेरित ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को विश्व मानचित्र से मिटाने का प्रयास भी अनुचित ही माना जाएगा। सर्बिया की सरकार को ये पता था कि जो फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की जो षड्यंत्र रचा गया था उसके बारे में सर्बिया की सरकार को पता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका। और जब उसके बाद में जो ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को विश्व मानचित्र से अलग करने की जो सोच है ये भी उचित नहीं थी। लेकिन सबसे अधिक उत्तरदायित्व जर्मनी का है, जिसने ऑस्ट्रिया को पूर्ण समर्थन दिया। दूसरी ओर रूस को सर्बिया के विनाश की संभावना ने उत्तेजित कर दिया। जर्मनी इस भुलावे में रहा कि ये युद्ध है वो स्थानीय युद्ध ही रहेगा। किंतु रूस की सैनिक कार्रवाई से जर्मनी भयभीत हुआ। फ्रांस ने रूस का अनुसरण किया, जिससे युद्ध को अब रोका जाना कठिन हो गया। फ्रांस है वह भी है, वो रूस जो कर रहा था वही करने लगा। वास्तव में किसी एक राज्य या पक्ष को युद्ध के लिए दोषी ठहराना संभव नहीं है। इस समय विश्व की सभी शक्तियों ने संसार की शांति की अपेक्षा अपने स्वार्थों एवं महत्वाकांक्षाओं को अधिक महत्व दिया। बेल्जियम को छोड़कर कोई राज्य पूर्ण निर्दोष नहीं था। बेल्जियम है वह निर्दोष था, बाकी कोई भी राज्य है वो निर्दोष नहीं था। अब हम जानते हैं इस युद्ध का घटनाक्रम, प्रथम विश्व युद्ध का घटनाक्रम। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और वहाँ की 6.5 करोड़ जनता ने इसमें भाग लिया था। और ये युद्ध तीनों माध्यमों से लड़ा गया, जल, थल और वायुसेना। और इसका कुरुक्षेत्र था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका भी था। ये युद्ध विश्व के इतिहास में अभूतपूर्व युद्ध था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ, जिसमें 100 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या ने भाग लिया था। ऐसा आज तक युद्ध नहीं हुआ है, जो 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक, क्योंकि 28 जुलाई को शुरू होता है, 28 जुलाई 1914 को और 11 नवंबर 1918 तक चलता है। तब तक होते हैं 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन। इसमें करीब 37 देशों या राज्यों के लगभग 6 करोड़ 50 लाख यानी 6.5 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। इससे पूर्व विश्व के किसी भी युद्ध में इतनी संख्या में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में विजेता और पराजित दोनों पक्षों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, चाहे वो विजेता हो या फिर हारे हुए। सबको इसकी है वो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि विजेता राष्ट्रों ने भी अपने नागरिक खोए, आम जनता खोई, अपना धन खोया। इसीलिए दोनों पक्षों को इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति इसमें घायल हुए। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा युद्ध होगा, जिसमें 80 लाख सैनिक मारे गए और 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति हैं वो घायल हुए। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं आप। युद्ध के प्रारंभिक 3.5 वर्षों तक दूरी राष्ट्रों का पलड़ा भारी रहा। इसी बीच रूस में बोल्शेविकों ने जार के निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ कर साम्यवादी सरकार, और इस समय तक क्या था, 3.5 वर्षों तक रूस है वो किसके साथ था? रूस है मित्र राष्ट्रों के साथ था। क्योंकि और उसके बाद जो रूस में क्रांति चल रही थी, इसी समय रूस में क्रांति चल रही थी रूस के राजा के विरुद्ध। रूस में राजा को जार कहते हैं, वो निरंकुश था, उसके विरुद्ध क्रांति चल रही थी लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में। तो उसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो निरंकुश राजतंत्र था, वहाँ पर शासन था,
उसको उखाड़कर साम्यवादी सरकार का निर्माण किया। कहाँ पर? रूस में। और लेनिन के नेतृत्व में सरकार स्थापित की, साम्यवादी सरकार। और इस नई सरकार बनी, इसने क्या किया? 1917 में वो धुरी राष्ट्रों का साथ दिया, जर्मनी का साथ दिया, धुरी राष्ट्रों का साथ दिया। इससे जर्मनी की स्थिति अधिक मजबूत हो गई और मित्र राष्ट्रों की पराजय का निकट दिखाई देने लगी। अब जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के जहाज डुबोना आरंभ कर दिया। अब होता है अमेरिका का युद्ध में प्रवेश और दूरी राष्ट्रों के लिए खतरे की घंटी अब स्टार्ट होती है, क्योंकि अब आ चुका है अमेरिका। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिकी जहाज डुबो देने के कारण अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उसका कारण ये था कि जर्मनी द्वारा अमेरिका के जहाज डुबो दिए गए, जिसके कारण उसके लगभग 1200 से भी अधिक नागरिक और सैनिक मारे गए थे अमेरिका के। उसी कारण अमेरिका है वो इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है 6 अप्रैल को 1917 को, और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करते ही दूरी राष्ट्रों की पराजय आरंभ हो गई। 9 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया और नीदरलैंड में शरण ली। किसने? जर्मनी के जो शासक थे उसने सिंहासन को छोड़ दिया और नीदरलैंड में जाकर शरण ली। जर्मनी में गणतंत्र स्थापित किया गया। 11 नवंबर 1918 को प्रातः सुबह 11 बजे युद्ध समाप्त हो गया। इस प्रकार ये युद्ध समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में डिटेल से जानेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया और वहाँ पर क्या संधियाँ हुई, उसके बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और डबल मास्क का यूज कीजिए ताकि हम इस महामारी को हरा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।